जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल द्रोना शिक्षा क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, जो कि क्लास 10 का हिस्ट्री है या क्लास 10 लिखा हुआ, और ये जो है बिहार बोर्ड 2026 के लिए है। और चैप्टर जो है आपका फर्स्ट होगा। कौन सा? फर्स्ट चैप्टर, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो का जो है शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस हो गया है, यहाँ पे होगा यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशन है, इसको पढ़ लेते हैं ताकि हम लोग मोटिवेट हो जाएंगे इससे। देखिए मोटिवेशन क्या है? काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो मतलब कि इस मोटिवेशन का कहने का मतलब है कि हमें वैसा काम करना है कि जो मिसाल बन जाए। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। देखिए इस चैप्टर का पहला जो है क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? इसका देखिए आंसर प्यारा सा है कि देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद किसको कहेंगे? जिसको देश के प्रति प्रेम होगा, जिसको देश के प्रति प्रेम होता है उसी को जो है ना राष्ट्रवाद कहा जाता है। इसको दूसरे शब्द में अगर कहा जाए तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और शॉर्ट में जो है इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देश के प्रति प्रेम। नहीं होता है किसी के प्रति कोई प्रेम होता है, तो उसी तरह से अगर देश के प्रति अगर आपको प्रेम है तो वही हमारा राष्ट्रवाद है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक युग जो है क्या है? देखिए इसका आंसर जो है मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक एक व्यक्ति था जो कि ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। और मेटरनिक ने जो है 1815 से 1848 तक यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कब से कब तक? 1815 से 1848 तक जो इन्होंने राजनीति में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसके लिए? यूरोप के लिए जो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तथा इसलिए 1815 से 1848 के काल को मेटरनिक युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटरनिक युग कहा जाता है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में आ जाए तो आप लोग जो है इसको बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका आता है वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? वियना कांग्रेस जो था उसका क्या उद्देश्य था? तो आंसर है 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो है एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। कहता है वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की थी। इसका जो अध्यक्षता था वो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। कहता है वियना कांग्रेस जो है, कांग्रेस का उद्देश्य था कि गणतंत्र को विरोध करना और राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। मतलब कि गणतंत्र का मतलब होता है कि वहां जो है ना लोगों का शासन था, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि गणतंत्र को खत्म करके जो है राजतंत्र का जो है पुनर्स्थापना करना। मतलब राजतंत्र का मतलब होता है कि इसमें राजा का शासन होता है, मतलब कि उसमें जनता कुछ नहीं कर सकती है। जो गद्दी पर बैठेगा, राजतंत्र पे बैठेगा, उसका शासन चलेगा। तो ये क्या बोलते हैं, मेटरनिक जो है यही करना चाहते थे कि राजतंत्र को जो है ना पुनर्स्थापित करना चाहते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है वियना संधि द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन क्या थे? वियना संधि जो था उसके द्वारा जो है लाए गए मुख्य परिवर्तन क्या क्या था? तो आंसर देखते हैं कि वियना संधि द्वारा जो है लाए गए मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित था। अब देखिए निम्नलिखित कौन कौन था? पहला जो था कि फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना कर लुई 18वां होगा, लुई 18वां को जो है ना फ्रांस का राजा बना दिया। लुई 18वां को क्या बना दिया? फ्रांस का राजा बना दिया। और दूसरा देखिए इसका क्या है,
परिवर्तन करता है। इटली को मेटरनिक ने कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इटली को जो है मेटरनिक ने क्या किया, कई राज्यों में विभाजित कर दिया, यानी कि तोड़ दिया। अगला देखिए क्या है कि जर्मनी में जो है 39 रियासत का संघ कायम रहा, जिस पर जो है ऑस्ट्रिया का अधिकार जो है स्थापित किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेके लिख सकते हैं, और जो है ये पीडीएफ भी हम लोग जो है अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1948 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। 1948 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसका क्या कारण था, तो आंसर देखिए क्या है। लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, और वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। कहता लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया। उसके पास जो है किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था, और न ही उसे विदेशी नीति में ही किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। कहता उसके शासन काल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसके वजह से जो है गीजो को आलोचना होने लगी। इसी कारण से 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप जो है इसका जो है आसानी से क्वेश्चन लिख सकते हैं, जिसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था उसमें ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, तो देखिए इसका आंसर है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। ऑस्ट्रिया जो था ये सबसे बड़ा बाधक था। इटली के विनेशिया और लोम्बार्डी पर जो है ऑस्ट्रिया का अधिकार था। लोम्बार्डी पर किसका अधिकार था, ऑस्ट्रिया का अधिकार था। मेजनी इटली के एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन मेटरनिक ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया। मेटरनिक ने क्या किया, नागरिकों ने जो आंदोलन किया उसको दबा दिया। उसके बाद जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना को मेटरनिक ने दमनकारी कानून चार्ल्स वाज के आदेश द्वारा जो है ना इसको दबा दिया। तो इसका भी जो है ना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से आप बिल्कुल आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, गेरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गेरिबाल्डी का नाम आप लोगों ने पहले ही सुना होगा, तो इसके कार्यों की चर्चा करने के लिए अगर पूछ दिया जाए तो इसका इस प्रकार से हम आंसर लिख सकते हैं। गेरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गेरिबाल्डी जो था वो पेशे से क्या था, एक नाविक था। नाविक किसको बोलते हैं, जो नाव चलाने वाले होते हैं, इसको नाविक कहा जाता है। उसके बाद गेरिबाल्डी जो है सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र का स्थापना किया। इन्होंने जो है कहां पे, नेपल्स और सिसिली और नेपल्स पर जो है ना वहां पर क्या किया, आक्रमण किया और वहां पर गणतंत्र का स्थापना किया। गेरिबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण की योजना बनाई तो काबूर ने जो है रोम की रक्षा के लिए सेना भेज दिया था। उसके बाद कहता है, इसी बीच गेरिबाल्डी की भेंट जो है काबूर से हुई और वह दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र में विक्टर इमैनुअल को दे दिया। इस तरह गेरिबाल्डी के सहयोग से जो है इटली का एकीकरण संभव हो पाया। तो ये इस प्रकार से गेरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा हम लोग कर सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए जो है बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी, तो आंसर देखिए क्या है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति अपनाई। बिस्मार्क का मानना था बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है।
बिना सेना का जो है जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। तो इसलिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। कहाँ कहाँ? डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा जो है फ्रांस के साथ जो है इन्होंने युद्ध किया। इस प्रकार का क्वेश्चन का जो आप लोग आसानी से इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। चलिए अगर स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, पीछे हट गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुछ इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका आता है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किसके योगदान से जो है इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था? किसके योगदान से जो है इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो यहाँ देखिए ऑप्शन में है आपका जर्मनी, विक्टर इमैनुअल, काउंट काउड, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन जो आपका होगा ये आपका ये डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि मेजनी, विक्टर इमैनुअल और काउंट काउड इस तीनों के योगदान से जो है इटली का एकीकरण पूर्ण हो पाया है। तो इसका जो है आप डी नंबर ऑप्शन याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल जो था वो किस देश का दार्शनिक था? तो याद रखिएगा हिगेल जो था वो जर्मनी का दार्शनिक था। कहाँ का था? जर्मनी का दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को जो है ना कम कर दिया गया था? किस सम्मेलन में जो है जर्मनी का जो क्षतिपूर्ति था उस राशि को जो है कम कर दिया गया था? ऑप्शन में है क्योटो सम्मेलन, रियो डी जेनेरो सम्मेलन, वियना सम्मेलन, उसके बाद है लॉसैनो सम्मेलन। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन जो आपका डी नंबर सही हो जाएगा कि जर्मनी का जो क्षतिपूर्ति था वो उस राशि को जो है लॉसैनो सम्मेलन में कम कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? ये जो है आप लोग कई बार पढ़े होंगे, ये क्वेश्चन बार बार जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने जो है रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना था। इसका मुख्य हम अभी सब्जेक्टिव में भी देखे कि इसका जो मेन उद्देश्य था वो राजतंत्र को लाना चाहता था, अपना शासन चलाना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जो है जेना विश्वविद्यालय ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ऑप्शन में आपका है इटली, जर्मनी, रूस, ग्रेट ब्रिटेन। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जर्मनी में जो है ये राष्ट्रीय आंदोलन केंद्र जेना विश्वविद्यालय वहां पे जो है ना स्थित है। कहां पे? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कोसूत का संबंध किस देश से था? कोसूत का संबंध जो है याद रखिएगा वो हंगरी से था। किससे था? हंगरी से था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी याद रखिएगा वो 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का जो संबंध था वो किस संगठन से था? ऑप्शन में है लाल सेना, कार्बोनरी, डायोड, जालवेरिन। तो याद रखिएगा मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी से था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा का जो है युद्ध कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था सेडन में। कहाँ पे हुआ था? सेडन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान
किया था? इटली के एकीकरण में जो है निम्न में किसने योगदान किया था? तो ऑप्शन है मेजनी, गेरिबाल्डी, काउंट कावुट, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा इसमें ये तीनों व्यक्ति का योगदान था, तीनों का। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मेजनी, गेरिबाल्डी, काउंट और कावुट, ये तीनों जो है ये तीनों व्यक्ति के द्वारा जो है ना योगदान किया गया था इटली के एकीकरण में। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो याद रखिएगा वियना सम्मेलन जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है जालवेरिन संबंधित था। जालवेरिन जो है ये संस्था है और इसका संबंध ये संबंधित किससे है? तो व्यापारियों से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? व्यापारियों से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है जेनेवा संधि कब हुई? जेनेवा संधि जो है कब हुई थी? तो याद रखिएगा कि 1954 में जेनेवा संधि हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है किसने किया था? तो याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता काउंट कावुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो याद रखिएगा काउंट कावुर ने जो है विक्टर इमैनुअल को जो है प्रधानमंत्री पद पर जो है ये नियुक्त किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में जो है कौन सी संधि हुई थी? तो याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन जो है स्थापित हुआ? ऑप्शन में है संघीय शासन व्यवस्था, उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र, उसके बाद गणराज्य है, उसके बाद है अधिनायकवाद। तो याद रखिएगा कि 1830 के क्रांति के बाद जो है फ्रांस में जो है गणराज्य शासन स्थापित हुआ। कौन सा? गणराज्य शासन जो है स्थापित हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है इसमें कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन है काउंट कावुर है, बिस्मार्क है, गेरिबाल्डी है और मेजनी है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये बी नंबर आपका सही हो जाएगा। बिस्मार्क जो था ये जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा 1871 ईस्वी में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली का जो एकीकरण था उसमें जो है किसका संबंध नहीं है? तो याद रखिएगा ये बिस्मार्क का जो है संबंध नहीं है इटली के एकीकरण में। अगला क्वेश्चन है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण में जो है निम्न में कौन विरुद्ध था? तो ये इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो था वो था ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? जर्मनी का एकीकरण के लिए जो है ना प्रमुख वस्तुकार कौन था? तो वो था आपका बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर जो है हस्ताक्षर कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1871 ईस्वी में जो है इस पर हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन जो है 25 था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ये जो है ये हमारा व्हाट्सएप चैनल का लोगो है, इसको आप स्कैन करके जो है ना हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है जितना भी पीपीटी और पीडीएफ है ये क्लास का आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट
अवेलेबल कराया जा रहा है। तो आप लोग जो है इसे स्कैन करके जरूर हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए। वहां पर आपको ये क्लास पीपीटी और पीडीएफ जितना भी है वो सारा चीज जो है यहाँ पर अवेलेबल रहता है। तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।